नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले की वीडियो में जो है हमने यूनिट 6 के बारे में पढ़ा था, जिसका शीर्षक था स्वायत्तता आंदोलन। आज हम पढ़ेंगे इकाई 7 के बारे में। इकाई 7 का शीर्षक है विद्रोह। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर। उससे पहले फिर से आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने असाइनमेंट बनाना शुरू नहीं किया है तो हमसे आप PDF ले सकते हैं। PDF की कीमत सिर्फ 10 रुपये है, यानी एक सब्जेक्ट का जो PDF का कीमत है असाइनमेंट की वो महज 10 रुपये की रखी गई है। यानी अगर आपका 8 सब्जेक्ट है तो सिर्फ आपको 80 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आपके 10 सब्जेक्ट है तो आपको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो अभी तुरंत ऑर्डर कर दीजिए आप अपना असाइनमेंट का PDF। चलिए देखिए, विद्रोह का मतलब क्या होता है समझिए। विद्रोह का मतलब होता है कि जिसे हम लोग कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद, वो है विद्रोह। विद्रोह कब होता है? जब किसी देश का नागरिक या किसी देश का कोई समुदाय विशेष लोग देश के सरकार की नीतियों से, शासन से, प्रशासन से नाखुश होते हैं, उनके नियमों से नाखुश होते हैं, तो उस वक्त शुरू होता है विद्रोह। पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ से कई सारे विद्रोह की शुरुआत की गई थी। विद्रोह यानी क्रांति, यानी क्रांति और विद्रोह दोनों एक ही चीज़ है। कहीं पर हम उसे विद्रोह कहते हैं, कहीं पर हम उसे क्रांति कहते हैं। आपने पढ़ा होगा 1857 का क्रांति या विद्रोह। आई बात समझ में? आपने पढ़ा होगा फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, जर्मनी क्रांति। तो ये भी क्या है? क्रांति। वहाँ पे क्रांति हुई है। क्यों हुई है? सरकार के अगेंस्ट। जब भी कहीं पर क्रांति होती है, भारत में जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, क्यों हुआ था? क्योंकि हम जो भारतीय थे उनके ऊपर अंग्रेजी हुकूमत जुल्म कर रही थी। उनके जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हमने विद्रोह का सहारा लिया था। विद्रोह कई तरीके से हो सकते हैं। एक हिंसात्मक विद्रोह हो सकता है जिसमें अंग्रेजों की संपत्ति को हमने नष्ट किया था। आपने चौरा चौरी हत्याकांड के बारे में जाना कि किस प्रकार चौरा चौरी में एक जेल में हमला कर दिया गया। जो गांधी जी जो थे वे विद्रोह तो करते थे, लेकिन वे अहिंसात्मक विद्रोह करते थे। तो अहिंसात्मक विद्रोह का मतलब क्या हो गया कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हम मारकाट नहीं करेंगे, हम लाठी डंडे बम असला बारूद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अनशन करेंगे, हम सरकारी कार्यों में सहयोग नहीं करेंगे। अगर वोट देने जाना है तो हम वोट देने नहीं जाएंगे। आई बात समझ में? अपनी दुकानें बंद रखेंगे। विद्रोह और क्रांति आज भी हमारे भारत में होती है, तो वो छोटे स्तर पर होती है। जैसे कि मान लीजिए सरकार की कोई नीति है, उस नीति के खिलाफ भारत बंद बुलाया जाता है, या झारखंड बंद, या दिल्ली बंद, या उत्तराखंड बंद, या उत्तर प्रदेश बंद बुलाया जाता है, तो वो भी एक क्रांति का छोटा सा रूप है। क्यों? क्योंकि सरकार की नीति के खिलाफ जो है हम ये बंद का बुलावा कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का क्रांति ही है, लेकिन छोटा वाला क्रांति है। आई बात समझ में? इसमें खून खराबा नहीं होता, मार काट नहीं होती। अहिंसात्मक आंदोलन या विद्रोह है, तो उसे ही कहते हैं विद्रोह, आंदोलन और क्रांति, तीनों एक ही चीज़ है। अगर भारत की बात करें तो बंगाल को विद्रोह, आंदोलन या क्रांति की धरती कहा जाता है। अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के लिए अधिकतर जितनी भी क्रांतियाँ हुई है ना, वो बंगाल की धरती से ही जो है वो हुई है। और जो बंगालियों का योगदान है देश को स्वतंत्रता प्राप्ति में या देश को आज़ाद करने में, वो सबसे अधिक है। देखिए, सबका है, मैं किसी का फेवर या ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मतलब अधिक क्रांतिकारी जो है ना वो बंगाल की धरती से आए हैं, चाहे वो साहित्यकार के रूप में हो। देखिए, मैंने क्या कहा, क्रांति के कई रूप हो सकते हैं। एक क्रांति ऐसी भी है कि आप लिखकर जो है अंग्रेजों के खिलाफ आप लिख रहे हो, तो वो भी एक क्रांति का ही रूप है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र, तो ये लोग क्या थे? ये लोग भी क्रांतिकारी ही थे, लेकिन इनका क्रांति कागज़ों पर होता था, इनका खुद का अखबार निकलता था, ये बहुत सारे किताब पुस्तक लिखते थे, लेकिन थे ये भी क्रांतिकारी ही। अब क्रांतिकारी का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ लड़ना ही होगा। जैसे देश सेवा, ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पर खड़ा जवान ही देश सेवा कर रहा है। इसरो के वैज्ञानिक से लेकर एक किसान और एक मजदूर तक, जिसका भी इस देश के GDP बढ़ाने में योगदान है, वो भी इस देश का सेवा कर रहा है। इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। यानी आप जितना सम्मान बॉर्डर पे खड़ा एक जवान का करते हैं, उतना ही सम्मान इसरो के एक साइंटिस्ट का करना होगा, DRDO के एक साइंटिस्ट का करना होगा। क्योंकि DRDO के वैज्ञानिक अगर मशीन, उपकरण, गोला बारूद, बम, बंदूक नहीं बनाएगा तो फिर बॉर्डर पे हम दुश्मनों से कैसे लड़ेंगे। चलिए, ये उम्मीद है आप विद्रोह को अच्छे से समझ गए होंगे, इसलिए मैंने आपको विस्तार से समझाया।
अब देखिए, अब क्या है कि विद्रोह को कई कई जगह में जो है ना आतंकवाद के रूप में पहचाना जाता है। जब विद्रोह हिंसात्मक हो जाता है, जब विद्रोह बहुत ही ज़्यादा उग्र हो जाता है, तब हम उसे कहते हैं ये आतंकवाद का रूप ले चुका है। जैसे कि अब आपको मैं बता रहा हूँ, नक्सली जो है, नक्सली वामपंथ से प्रेरित है और उन लोगों का मानना है कि हम लोग क्रांति कर रहे हैं। ये उन लोगों का मानना है, लेकिन असल में वो क्रांति नहीं कर रहे हैं, वो आतंकवाद को फैला रहे हैं। सरकारी संपत्ति को नष्ट करना, वे आम लोगों को मार देते हैं, वे बस को अगवा कर लेते हैं, लोगों की किडनैपिंग कर लेते हैं। तो ये एक आतंकवादी कृत्य है, इसे हम क्रांति नहीं कह सकते हैं। तो कुछ कुछ जगह जैसे कि मणिपुर में मान लीजिए, मणिपुर का लोग कह रहे हैं कि हमें अलग स्टेट चाहिए। कुछ आतंकवादी समूह है, लोग तो नहीं, कुछ आतंकवादी समूह है, कुछ गुट है जिन्हें चाइना फंडिंग करती है, वे कहते हैं कि हमें अपना अलग देश चाहिए। तो वो लोग क्या है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम आतंकवादी संगठन ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको क्रांति करना होता तो आप हिंसा नहीं करते, आप आम लोगों को प्रभावित नहीं करते, बम बारूद गोले का आप इस्तेमाल नहीं करते। आई बात समझ में? तो कहीं कहीं पर विद्रोह को आतंकवाद का रूप भी दिया जाता है। अब देखिए, आपके सामने एक शब्द है, उस शब्द को कहते हैं प्रत्युत्तर विद्रोह। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं काउंटर इंसर्जेंसी। तो जो प्रत्युत्तर विद्रोह है वो है क्या? देखिए, विद्रोह को दबाने के लिए या विद्रोह को रोकने के लिए जिन नीतियों का इस्तेमाल किया जाता है, वो नीतियों को ही प्रत्युत्तर विद्रोह कहते हैं। वैसे तो किसी भी देश के पास अपनी खुद की कोई नीति नहीं है, कोई नियम नहीं है कि इसी नियम से हम रोक सकते हैं। तो जो सरकारें हैं वे तरह तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं। पहला हथकंडा क्या है कि आपसी बातचीत, बैठकर बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद जो है हम इस आंदोलन को रोकने का प्रयास करेंगे, इस विद्रोह को रोकने का प्रयास करेंगे। इसलिए अंग्रेज बार बार महात्मा गांधी को बुलाते थे कि जो है इस आंदोलन पर समझौता कर लीजिए, आपकी कुछ मांगे हम मान लेंगे, हमारी भी कुछ मांगे आप मान लीजिए और आंदोलन को दबा लीजिए। जैसे असम में हुआ बोडो विद्रोहियों के साथ। बोडो लोग चाहते थे कि असम को तोड़कर बोडो राज्य बनाया जाए। आई बात समझ में? लेकिन असम की सरकार ने क्या किया, बोडो जनजाति के साथ मिलकर बातचीत की और उस बातचीत से एक फैसला निकला, एक फैसला आया और उस फैसले से क्या किया गया, कुछ अधिकार जो है बोडो जनजाति को दिया गया। तो विद्रोह को इस प्रकार दबा दिया गया। दूसरा तरीका है विद्रोह को दबाने का कि आप सैन्य सहायता लीजिए। अगर विद्रोही बहुत ज़्यादा उग्र हो चुके हैं, विद्रोही बहुत ही ज़्यादा मतलब आतंक फैला रहे हैं, तो उस स्थिति में आप उनसे बातचीत नहीं कर सकते हैं। उस स्थिति में आपको सैन्य ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको उस जगह पर सेना को भेजना होगा जिससे आप उस आंदोलन को दबा देंगे। अब देखिए, अगर आप नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य जाएंगे, जैसे असम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, तो इन राज्यों में एक कानून है, उसे कहते हैं अफस्पा। आपने सुना होगा। अफस्पा का जो फुल फॉर्म है वो है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, 1958 में से लागू किया गया। अब अफस्पा में क्या है कि सेना को कुछ सरकार शक्ति देती है। ठीक है, सेना को कुछ स्पेशल शक्तियाँ जो है दी जाती है। क्यों? क्योंकि सेना को कहा जाता है कि अगर आपस में ये नियम है कि अगर आपको लगता है कि ये फलना व्यक्ति जो है ये आतंकवादी गिरोह से है या शांति को भंग कर सकता है, तो आप उसे बिना सरकार के परमिशन के गिरफ्तार कर सकते हैं। ये कानून अफस्पा के अंदर में जो है भारतीय सेना को दिया गया है नॉर्थ ईस्ट में। तो ऐसे कुछ नियम है जो लागू किए गए हैं विद्रोह को रोकने के लिए। अब आगे हम बात करेंगे भारत में विद्रोह की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, ऐसे तो भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले जो विद्रोह है वो कभी हुआ नहीं था। हाँ, जंगें होती थी, शिवाजी छत्रपति महाराज शिवाजी के साथ औरंगजेब का, पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गौरी का, लेकिन वो विद्रोह नहीं था। लेकिन कुछ कुछ जगह भारत में, जैसे कि मैंने नॉर्थ ईस्ट का आपका एग्जाम्पल दिया, उसके बाद और एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कश्मीर के बारे में। तो कश्मीर के जो कुछ मुसलमान हैं, जो पाकिस्तान परस्ती मुसलमान हैं, वो सरकार के अगेंस्ट में क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। आपने देखा होगा कश्मीरी नौजवानों को पत्थर फेंकते हुए, ठीक है, इस्लामिक झंडा को लहराते हुए, ISS का झंडा लहराते हुए या पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हुए। तो वो कश्मीर का विद्रोह है। नागालैंड और जो भी असम है उसके विद्रोह के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि उन्हें अलग राज्य का मांग था, सरकार की नीतियाँ अच्छी नहीं थी वहाँ के लिए, लेकिन वे लोग मान गए। आई बात समझ में? बिना हथियारों के इस्तेमाल के वे लोग मान गए, समझौतों के साथ वे लोग मान गए। हाँ, कुछ कुछ जगहों में हथियारों का, बंदूकों का, सेना का इस्तेमाल करना पड़ा गवर्नमेंट को।
लेकिन बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर में सरकार जो है पूरी तरीके से अपने नियमों में बदलाव करती है और जो आतंकवादी है या जो मतलब कि विद्रोही हैं, जो पाकिस्तान परस्ती हैं, उनको उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई और उसके बाद कश्मीर के विद्रोह को रोका गया। आज कश्मीर में आपको पत्थरबाजी एक भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से आने वाला फंडिंग को रोक दिया गया है। आई बात समझ में? तो वो है कश्मीर का विद्रोह। एक हो गया नॉर्थ ईस्ट का विद्रोह, एक हो गया कश्मीर का विद्रोह और एक हो गया मध्य भारत एवं पूर्वी भारत का विद्रोह। तो अब ये जो मध्य भारत और पूर्वी भारत का विद्रोह, ये क्या है भाई? ये है नक्सली मूवमेंट। ये क्या मूवमेंट है? नक्सली मूवमेंट। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि नक्सलियों का कहना क्या है कि नक्सली देखिए मार्क्सवादी है और मार्क्सवादियों का एक ही कहना है पूंजीपतियों का विरोध करना, पूंजीवादी सरकार का विरोध करना। उनका ये मानना है कि समाज में अगर 100 लोग हैं तो उन 100 लोगों के पास समान बराबर का संपत्ति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 लोग में 5 लोग इतने पैसे वाले हैं कि समाज का 70% पैसा जो है सिर्फ उन चंद 5 लोगों के पास है। तो जो वामपंथी है वे इस चीज़ का विरोध करते हैं। और आज भी आपने कुछ दिन पहले देखा झारखंड में भी जो है नक्सली हमला हुआ, जिनमें हमारे 2 जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो वो भी उनके नज़र में विद्रोह है। वो कहते हैं कि विद्रोह है, लेकिन मैं तो खुद इसे विद्रोह नहीं मानता। ये एक आतंकवादी कृत्य है। आप किसी मतलब कि सेना के जवान को मार रहे हैं, आप पुलिस को मार रहे हैं, ये विद्रोह नहीं हुआ, ये विद्रोह नहीं है। आपको विद्रोह करना है तो उसके लिए आप कलम की नीति अपनाइए, उसके लिए आप अनशन करिए, बाजार बंद करवाइए, गाड़ी बंद करवाइए, आप ये नीति अपना सकते हैं। लेकिन आप किसी की जान माल की हत्या आप नहीं कर सकते हैं। ये विद्रोह नहीं, ये आतंकवादी कृत्य है, चाहे आप इसे कितना ही विद्रोह क्यों ना कर ले। तो भारत में जो विद्रोह की उत्पत्ति हुई थी वो अंग्रेजों के समय से हुई थी। आई बात समझ में? उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट का विद्रोह शुरू हो गया, जम्मू कश्मीर का विद्रोह शुरू हो गया। अब देखिए, अब मान लीजिए साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में भी विद्रोह हुए हैं हिंदी के विरुद्ध। आप साउथ इंडिया जाओगे तो वहाँ पे हिंदी, कोई बंदा वहाँ का हिंदी जानता भी है ना तो वो आपसे हिंदी में बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वे लोग हिंदी को पसंद नहीं करते हैं। उनका मानना है कि अगर हम हिंदी बोलने लग जाए तो सरकार हिंदी हमें थोप देगी। आई बात समझ में? चाहे आप केरल चले जाओ, चाहे आप आंध्र प्रदेश चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, तेलंगाना चले जाओ, इन जगहों में हिंदी नहीं बोली जाती। हिंदी वही लोग बोलते हैं जो यहाँ से गए हैं। अभी कर्नाटक में एक नया लोग जो है नौटंकी कर रहे हैं कि आपको कर्नाटक में रहना होगा तो कन्नड़ बोलना होगा। ये कौन सा नियम है भाई? मैं हिंदी में मुझे आता है तो मैं हिंदी में बात करूँगा। अब मैं 2 दिन में जाता हूँ कर्नाटक, 2 दिन में तो मैं सीख नहीं पाऊँगा। मुझे कर्नाटकी से कन्नड़ सीखने के लिए मुझे 1-2 साल का समय चाहिए होगा, 3 साल का समय चाहिए होगा। आई बात समझ में? अब वहाँ पे लोग गए काम करने के लिए, अब हम काम करें कि हम कन्नड़ सीखें? तो वहाँ पर भी विद्रोह हो रहे हैं हिंदी के विरुद्ध, हिंदी के खिलाफ। आई बात समझ में? कुछ दिन पहले बिहार के लोगों को वहाँ से भगाया जा रहा था, ये न्यूज़ सामने आई थी। ये सच है कि झूठी हम किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन वही बिहारियों के विरुद्ध भी क्या था? विद्रोही था कि हम बिहारियों को यहाँ काम करने नहीं देंगे। तो विद्रोह के अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए, अब सबसे पहले हम जानेंगे जम्मू कश्मीर के विद्रोह के बारे में। अब देखिए, कश्मीर का विद्रोह को जो जितना किताब में आपका दिया हुआ है उतना अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। देखिए, कश्मीर को समझिए पहले। जम्मू कश्मीर जो है पहले भारत का ही हिस्सा था। जम्मू कश्मीर राज्य पाकिस्तान से सटा हुआ है। जम्मू कश्मीर की में अधिक आबादी जो है वो 80% आबादी वो मुसलमानों की है। लेकिन जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह एक हिंदू राजा हुआ करता था। आई बात समझ में? इस पर मैंने पहले भी जो है आपको चर्चाएं जो है मैंने की थी इसके बारे में। अब हुआ कुछ यूँ कि कश्मीर है भाई स्वर्ग, तो इसे हर कोई हड़पना चाहता है। 1947 में जब भारत पाकिस्तान अलग हो गए अंग्रेज़ों से, तो उस वक्त कश्मीर जो था ना, कश्मीर एक अपना खुद का जो है प्रिंसिपली स्टेट था। मतलब ना भारत के अंडर में था ना पाकिस्तान के अंडर में था। भारत ने, अंग्रेज़ों ने क्या किया, बहुत सारे जो राज्य थे, छोटे छोटे जो कस्बे, मतलब कि प्रिंसिपली स्टेट थे, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, मैं उसका जो पूरा हिंदी मैं भूल रहा हूँ, मतलब यूँ समझिए कि जहाँ पे राजाओं का शासन था, वैसा क्षेत्र जहाँ पे राजाओं का शासन था। अंग्रेज़ों ने क्या कहा कि उनसे कहा कि अगर आप चाहते हैं तो किसी भी देश में शामिल हो सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं खुद हम किसी में शामिल नहीं होंगे, हमारा खुद का एक अपना अलग स्टेट होगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो हरि सिंह ने पहले क्या चुना कि हम अपना स्वतंत्र राज्य में के रूप में रहेंगे, ना भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान से जाके
मिलेंगे। लेकिन 1948 में 1948 में पाकिस्तान की सेना जम्मू कश्मीर में हमला कर देती है। तो जम्मू कश्मीर में जब पाकिस्तान की सेना हमला कर देती है तो राजा हरि सिंह के पास तो अधिक सेना थी नहीं, तो उन्होंने नेहरू को खत लिखा कि आप जो है भारतीय सेना को कश्मीर भेजिए ताकि हम पाकिस्तान से लड़ सके। तो भारतीय सेना पाकिस्तानियों को हराकर वहाँ से खदेड़ती है। तो उसके बाद हरि सिंह को ये फील होता है, उन्हें ये समझ में आता है कि अगर मैं स्वतंत्र राज्य के रूप में रहा तो ये पाकिस्तान बार बार मुझ पर हमला करेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, लिखित में जो है जम्मू कश्मीर को भारत के अधीन कर दिया, भारत को सौंप दिया कि जो है मैं जम्मू कश्मीर को भारत को सौंपता हूँ। तब से वो भारत का एक अंग हो गया। था तो सारा चीज़ पहले अखंड भारत ही, आई बात समझ में, पहले तो सब कुछ भारत ही था, बांग्लादेश भी भारत ही था, पाकिस्तान भी भारत ही था, श्रीलंका वगैरह भी सब भारत ही था पहले, आई बात समझ में। तो उस समय से जो कश्मीर है वो भारत का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। तो इसका जो जलन और इसका जो चिड़ है कि कश्मीर उतना सुंदर जगह है वो इंडिया को मिल जाता है, तब से पाकिस्तान के जो लोग हैं या पाकिस्तान जो सरकारें हैं, जो सेना है, वह लगातार कश्मीर में जो है क्या कर रही है, विद्रोह को उकसा रही है, कश्मीर के लोगों को उकसा रहे हैं। देखिए कश्मीर के लोग काफ़ी कम पढ़े लिखे हैं, और जो काफ़ी कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनको मूर्ख बनाना, उनको बरगलाना और उनको मतलब कि झूठी बातों को मतलब समझा देना काफ़ी आसान है। कोई अगर मूर्ख इंसान है उसे आप कुछ भी बोल दोगे ना, ठीक है, कि मैं चांद से घूम के आया हूँ, तो मान लेगा, आई बात समझ में। तो बात जो है वो यहीं पे आकर रुक जाती है। तो कश्मीर में इस प्रकार विद्रोह शुरू होता है, पाकिस्तान से पैसे मिलते हैं उन्हें, तो पाकिस्तान से उन्हें पैसे मिलते हैं। अगर मैं ही आपको कल 10,000 रुपये दूँ और बोलूँ कि आप बोलो कि सूरज सर महान है, सूरज सर महान है, तो आप बिल्कुल बोलोगे भाई सूरज सर महान है, क्यों? क्योंकि आपको पैसे मिल रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप पढ़े लिखे नौजवान हैं तो आप क्या कहोगे कि नहीं भाई मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे इंसान हैं। तो कश्मीर में रोजगार नहीं था, कश्मीर एक बेरोजगार क्षेत्र बन चुका था, वहाँ के लोगों के पास रोजगार नहीं था, नौकरियाँ नहीं थी, उनके पास खाने को पैसे नहीं थे, सर्वाइव करने के उनके पास साधन नहीं था। तो पाकिस्तान से उन्हें जो है रोज़ जो है 200-400 जितने भी पैसे मिलते थे उनसे उनका गुजारा हो जाया करता था। इसलिए वे भारत के ख़िलाफ़ बोलते थे, भारत को सेना को जो है पत्थर मारते थे। और वहाँ के जो नेता थे, हुर्रियत के नेता, उन्हें बहुत सारे फंडिंग मिलते थे पाकिस्तान से, करोड़ों अरबों रुपए फंडिंग उन्हें मिलते थे पाकिस्तान और चीन से। क्यों? जम्मू कश्मीर का स्थिति को ख़राब करने के लिए। आई बात समझ में। तो कश्मीर की जो विद्रोह है वो यहाँ से शुरू होता है। कश्मीर का पहला, देखिए कश्मीर जब अलग राज्य बना तो उसको, कश्मीर जब मतलब भारत में जब आया ना, तो भी उसके लिए कुछ अलग नियम बनाया गया, जैसे 370-35A आर्टिकल, जो 370 को हटाया गया। 370 के अंदर में क्या कहा गया कि कश्मीर का अपना खुद का राष्ट्रीय गान होगा, कश्मीर का खुद का अपना एक अलग संविधान होगा, कश्मीर का अपना खुद का जो है वो नियम होगा। लेकिन विदेशी मामले, सैन्य मामले, इन सभी मामलों में जो है वो भारत सरकार ही निर्णय लेगी। लेकिन नियम कानून जो है राज्य में क्या होगा, ये वहाँ के जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होंगे वो तय करेंगे। राज्य में जो है किसे नागरिकता मिलनी चाहिए, किसे नहीं, उसे ये जो है वो उसका डिसाइड कौन करेगा? जम्मू कश्मीर की सरकार करेगी। अब देखिए जम्मू कश्मीर का एक सबसे ख़राब नियम क्या था, जो मुझे सबसे अधिक खटकता है, वो ये था कि अगर मान लीजिए अगर जम्मू कश्मीर का कोई लड़का या लड़की, मान लीजिए जम्मू कश्मीर की कोई लड़की है, जम्मू कश्मीर की कोई लड़की अगर पाकिस्तान के लड़के से शादी करता है तो उसे जम्मू कश्मीर का नागरिकता मिल जाएगी। वहीं अगर ये लड़की भारत के किसी स्टेट के किसी भी लड़के से शादी करता है तो भारत के उस स्टेट के लड़के को जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं मिल जाएगी। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की सरकार थी ना, ठीक है, ये पाकिस्तान परस्ती थी। आप भारत में हैं और भारत के लोगों को आप नागरिकता नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए जैसे जैसे जो है 1990-80 दशक आती गई, ये विद्रोह जो है और पनपना शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर में कई दो प्रकार के विद्रोही समूह उभर कर सामने आए। पहला था जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, और दूसरा था पाकिस्तान समर्थित हिजबुल मुजाहिदीन ग्रुप, जो अखिल इस्लामाबाद को मानता था। आई बात समझ में। अब उसके जो युवा कश्मीरी शिक्षित पीढ़ी के लोग थे, जैसे यासीन मलिक जो भी जेल में है, शब्बीर शाह, जावेद मीर, इन्होंने इलेक्शन में भाग लिया। इन्हें अच्छा नहीं लगा इलेक्शन में, तो वे विद्रोह करना शुरू कर दिए। ये आतंकवादी गुट में शामिल हो गए। अब आता है 1993 का दौर। 1993 में लगभग 26 अलगाववादी समर्थक दल, अलगाववादी मतलब जो सरकार के विरोध में बात करता है,
तो वे 26 दलों ने एक साझा मोर्चा का निर्माण किया और उसका नाम दिया हुर्रियत। उसके बाद हुर्रियत भी 2 भागों में बट गया। एक भाग था क्या, कट्टरपंथी, जो कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, और उसी का जो है दूसरा भाग था, दूसरा गुट था, वो था कि नहीं, हम पाकिस्तान में तो नहीं मिलाएंगे, अपना खुद का जो है अपना एक अलग देश बनाएंगे। तो ये था कश्मीर की स्थिति। 2008 से लेकर 2014 तक 6 साल पाकिस्तान के युवाओं को बरगलाया गया, उन्हें पैसे दिए गए सेना पर पत्थर फेंकने के लिए। आई बात समझ में? लेकिन मोदी सरकार का बहुत ही अच्छा ये है नियम जो है वो लाए कि 370 को हटा दिए। आज कश्मीर में देखिए लाल चौक कितना सुंदर हो गया, कश्मीर में ब्रिज बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, कश्मीर में मॉल बन रहे हैं, कश्मीर कितना भव्य हो गया। इस बार का जो हमारा 15 अगस्त था, वहाँ पर कश्मीरी मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सभियों ने मिलकर जो है राष्ट्रगान गाया, झंडा का जो है उत्तोलन किया। तो कितना अच्छा हो गया, क्या से क्या हो गया कश्मीर। आई बात समझ में? तो ये था कश्मीर के विद्रोह के बारे में। अब बात करेंगे उत्तर पूर्व के विद्रोह के बारे में। वे देखिए उत्तर पूर्व में 8 राज्य हैं, जिनमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम है। तो इन सभी राज्यों में विद्रोह देखने को मिला है। अब इन सभी राज्यों में जो विद्रोह देखने को मिला है, तो हर विद्रोह का एक कोई नया कारण होता है। तो इन 8 राज्यों का कारण ये था कि ये जो भारत का जो बाकी राज्य थे, वे बाकी राज्य के लोग और उनकी सरकारें और साथ में भारत की केंद्र सरकार इन 8 राज्यों को अनदेखा करती थी। मतलब कि आप खुद सोचिए, जब नागालैंड का कोई व्यक्ति हमारे तरफ आता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, ये चीनी है, ये चाइनीज है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वे इंडियन हैं, भले उनकी शक्ल उन लोगों से मिलती है जलवायु के कारण, लेकिन हम उन्हें चीनी नहीं कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं। सरकारी सुविधाएं जो है वे उन लोगों को उतनी अधिक नहीं मिल पाती जितना एक मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर के लोगों को मिल पाती है। सरकार जो है वहाँ पर अपना जो काम होता है, प्रोजेक्ट होता है, बड़े बड़े डैम हो गया, बड़ी सड़कें हो गई, बड़े बड़े मॉल्स हो गए, तो वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पर नहीं होती। तो उनको क्या फील होता है कि भारत में रहकर भी जो है लोग हमसे भेदभाव करते हैं, सरकार भी हमसे भेदभाव करती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो उत्तर पूर्व के राज्यों में विद्रोह का उत्पन्न हुआ है वह इसी कारण जो दोस्तों उत्पन्न हुआ है। मैंने पिछले अध्याय में आपको कहा था नागा विद्रोह के बारे में, यानी नागालैंड के जो लोग हैं वो विद्रोह कर रहे थे। उसके बाद बोडो लैंड के बारे में आपसे बात हुई थी कि बोडो जनजाति के जो लोग थे वो असम में विद्रोह कर रहे थे। क्यों? क्योंकि असम की सरकार जो है, ठीक है, उनको अनदेखी कर रही थी। अब कुछ देखिए त्रिपुरा में क्या है, त्रिपुरा में नेशनल वॉलंटियर्स का गठन किया गया। किस लिए? विद्रोह के लिए। आई बात समझ में? और फिर और एक है मिजो नेशनल फ्रंट। देखिए त्रिपुरा में जो देखिए हर एक राज्य में अपना अपना एक दल होता है जो विद्रोह करता है, ठीक है। तो त्रिपुरा में क्या था? नेशनल वॉलंटियर्स। अगर बात करें मिजोरम की तो मिजो नेशनल फ्रंट। तो ये सभी, ये जो मिजोरम में है, ये मिजो नेशनल फ्रंट, ये ग्रुप है जो विद्रोह को जन्म देता है। अब बात करते हैं त्रिपुरा की। देखिए त्रिपुरा में एक नया फ्रंट है, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। इसका त्रिपुरा में गठन किया गया। क्यों? जो इसका कहना था कि हम लोग आवाज़ उठाएंगे, हम लोग विद्रोह करेंगे सरकार के अगेंस्ट, और हम अपना जो ये है वो उसको लेंगे, अधिकार को लेंगे। उसके बाद फिर एक अलग गुट बनाया गया, ऑल त्रिपुरा ट्राइबल फ्रंट। ट्राइबल मतलब जो आदिवासी है, ठीक है, ATFF गठन किया गया। उसके बाद मैंने पिछली अध्याय में आपको उल्फा के बारे में पढ़ाया था कि किस प्रकार जो है उल्फा असम में विद्रोह को शुरू किया, हथियारों के साथ विद्रोह को शुरू किया, और बाद में सरकार को मजबूरन उल्फा के जितने भी एक्टिविस्ट थे, जितने भी कार्यकर्ता थे, उनको मारना पड़ गया। क्यों? क्योंकि उल्फा के जो एक्टिविस्ट थे वो अपना एक्टिविज्म छोड़ के वो टेररिज्म पे आ गए थे, इसलिए उनको जो है वो दबाना और कुचलना पड़ गया। तो ये था उत्तर पूर्व में विद्रोह का थोड़ा सा आपका एक व्यू। अब आगे हम पढ़ेंगे नागा विद्रोह के बारे में, डिटेल्स में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नागा विद्रोह। देखिए नागा विद्रोह जो है ना वो आज का नहीं है, वो बहुत पहले का है। ये 1918 का है। 1918 में जो है नागा लोगों ने नागा क्लब की स्थापना की। 1929 में नागा क्लब ने साइमन कमीशन के सामने संप्रभुता की मांग रखी। 1946 में नागा क्लब का विस्तार होकर एक राजनीतिक संगठन नागा नेशनल काउंसिल का गठन हुआ, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? अंगामी फिजो। इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था कि एक अलग नागालैंड का गठन करना। नागालैंड पहले असम का ही हिस्सा था
वो असम से 1963 में क्या हुआ था, अलग हुआ था। यानी 1963 में नागालैंड एक अलग राज्य बना, किससे अलग होकर, असम से अलग होकर। आई बात समझ में। और ये जो नागा नेशनल काउंसिल था, इसका गठन सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया था कि असम से नागालैंड को अलग किया जा सके। फरवरी 1947 में नागा नेशनल काउंसिल ने एक ज्ञापन सौंपा ब्रिटिश सरकार को, जिसमें अंतरिम सरकार के गठन की मांग की गई थी कि हमें भी अपनी सरकार बनाने का जो है वो अधिकार दिया जाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप एक समझौता हुआ और उस पर हस्ताक्षर किया गया, जिसे 9 सूत्रीय समझौता कहा गया। ये जो 9 सूत्रीय समझौता है, ये अंग्रेजों और नागाओं के बीच में हुआ था। इसे जून 1947 में नागा अकबर हैदरी और NNC के बीच ब्रिटिश प्रशासन की तरफ से हस्ताक्षर किए गए। नागा अकबर हैदरी समझौते ने नागालैंड को 10 वर्षों के लिए संरक्षित दर्जा प्रदान किया कि आपको हम अभी अलग राज्य का स्टेटस नहीं देंगे, लेकिन 10 साल के लिए आपको एक अलग राज्य का स्टेटस हम देंगे कि आप सरकार अपने लोगों के लिए बना सकते हैं, सिर्फ 10 साल के लिए। आई बात समझ में। इस समझौते ने नागावासियों के अधिकारों को प्रमुखता दी ताकि यह समुदाय स्वतंत्र रूप से अपना विकास कर सके और नागा प्रथागत कानूनों का पालन कर सके, लेकिन 10 वर्षों के लिए ही दिया गया। इस बात को ध्यान में रखिए, किसने दिया, अंग्रेजों ने दिया। नागा अकबर हैदरी समझौते पर दस्तखत होने के 1 महीने बाद NNC यानी नागा नेशनल काउंसिल ने फिजो के नेतृत्व में 14 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र नागालैंड की घोषणा की। और फिर बाद में क्या हो गया कि 1963 में जो है भारत सरकार को नागालैंड को एक अलग राज्य का दर्जा देना पड़ा, क्योंकि विद्रोह इतना हो चुका था और नागा लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, बहुत अधिक थी। और ये भी एक रीज़न था कि नागालैंड को एक अलग राज्य बनना पड़ा। 1964 में भारत सरकार एवं NCC के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें शांति का प्रस्ताव था। इसमें यह प्रस्ताव दिया गया सरकार की तरफ से कि जो आपका जो आंदोलन है, अब तो हमने जो है आपको नागालैंड एक अलग राज्य दे दिया है, अब जो है आप अपना विद्रोह को ख़त्म कर दीजिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। सरकार और नागाओं के बीच में एक समझौता हुआ 1975 में, जिसे शिलांग समझौता कहा गया। और हर एक समझौते का जो एक ही मकसद था कि शांति बहाल करना, विद्रोह को दबाना, कि ये अलग राज्य का मांग था, हमने दे दिया, अब आप विद्रोह ख़त्म कर दीजिए। लेकिन कई सारे समझौतों के बावजूद जो है वो विद्रोह ख़त्म नहीं करना चाहते थे। आई बात समझ में। इसके बाद भी शांति कायम नहीं हो सकी। अब देखिए, अब कुछ कुछ नेता थे NCC के अंदर में जो इस समझौते को मानते ही नहीं थे। उनका यह कहना था कि ये समझौता नहीं है, ये एक बेचना, नागालैंड को बेचने के समान है, ठीक है। उसके बाद देखिए उन्हीं नेताओं ने क्या किया, एक अलग संगठन जिसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN का गठन किया 1980 में। आई बात समझ में। अब जो है 1980 में इसका गठन होता है और 1988 में ये पूरा का पूरा टूट जाता है 2 भागों में। तो 2 भागों में टूट जाता है। उसमें से एक भाग का नाम था NSCIM, जिसका नेतृत्व थ्विलिंग मुइवा ने किया, और दूसरा था NSC, जिसका नेतृत्व SS कापलांग ने किया। उसके बाद ये दोनों गुट ने स्वतंत्र नागा के लिए आंदोलन जारी रखा। इसके बाद ये जो पूरा आपका NSCIM था, ये 1997 में तथा NSCN ने 2001 में भारत सरकार के साथ शांति समझौते पर क्या हो गए, वो राजी हो गए। लेकिन वो मतलब शांति समझौते पर वो तो आ गए, शांति कायम हो चुका, लेकिन अब जो उनका एक मांग था ना ग्रेटर नागालैंड का, वो फिर से ये होने लगा। पहले मांग क्या था कि नागालैंड चाहिए हमें। अब जब नागालैंड मिल गया तब क्या कह रहे हैं कि नहीं, और भी राज्यों के कुछ हिस्से हमारे हैं, ठीक है, वहाँ के लोग हमारे हैं, तो हम अपने राज्य का विस्तार करेंगे। मतलब अगर अभी अगर हमारा जो एरिया है वो 1000 स्क्वायर फुट का है, तो हम उसे 2000 स्क्वायर फुट करेंगे, माने अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे। ये मांग उनका उठने लगा। तो उम्मीद है नागा विद्रोह को आप समझ गए होंगे। आगे है मणिपुर का विद्रोह। अब देखिए मणिपुर के विद्रोह में क्या हुआ। देखिए मणिपुर ना एक बहुत ही बड़ा क्रिटिकल स्टेट है, क्योंकि जो आज भी आप देख सकते हैं कि मणिपुर में क्या हुआ। मणिपुर में ना विभिन्न समुदाय हैं, कुकी समुदाय, मैती समुदाय और भी बहुत सारे नागा भी वहाँ पे हैं।
तो मणिपुर का जो हाल है वो दूसरा है, हर समुदाय का अपना खुद का एक लीडर है। ऐसा नहीं कि पूरे राज्य का ही एक लीडर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर समुदाय का 10 समुदाय है तो 10 लीडर हैं, और 10 लीडर किसी की भी बात को सुनने वाले नहीं है, सब अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या मणिपुर की यही है, एक शब्द में मैंने आपको बता दिया। अब कुछ आंकड़े पर देख लीजिए। मणिपुर सबसे अधिक विद्रोही गुट है, आई बात समझ में। मणिपुर में विद्रोह 1949 में शुरू हो चुका था, जब मणिपुर के महाराजा ने, अब मणिपुर एक पहले अपना खुद का एक प्रिंसियली स्टेट हुआ करता था, स्वतंत्र राज्य, ठीक है। तो मतलब कि उनके पास अधिकार था कि वो भारत सरकार में शामिल होंगे या नहीं होंगे, तो वे नहीं हुए थे, वहाँ के जो थे राजा। और अब देखिए, मणिपुर में सबसे अधिक विद्रोही गुट है, और सभी गुटों का अपना अपना एक क्या है, लीडर है। मणिपुर का जो विद्रोह है वो 1949 में शुरू हुआ था, और हुआ क्यों था इसका कारण जान लीजिए आप। हुआ इसलिए था कि मणिपुर के जो महाराजा थे, देखिए पहले जब आज़ाद हुआ, फ्रीडम को मिला इंडिया को, तो उस वक्त राज्यों कुछ ऐसे प्रिंसियली स्टेट थे, मतलब जहाँ सरकार राजा चलाया करते थे, जमींदार चलाया करते थे। वहाँ पे क्या किया गया था, सरकार की तरफ से बोला गया था कि वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप भारत में मिलना चाहो या आपका मन नहीं मिलना चाहते हैं तो मत मिलिए आप। आई बात समझ में। जैसे जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह, वो बाद में भारत में मिले, पहले वो नहीं मिले थे। हैदराबाद का निजाम, वो भी भारत में बाद में मिले, पहले नहीं मिले थे। तो उसी प्रकार मणिपुर का भी एक अलग डोमिनियन था। तो मणिपुर के महाराजा ने क्या किया, इंडियन डोमिनियन में वो शामिल हो गए, मतलब कि मणिपुर को भारत को सौंप दिया, और इसी बात को लेकर वहाँ विद्रोह शुरू हुआ। अब देखिए, एक बहुत ही बड़े कम्युनिस्ट लीडर थे वहाँ के, उनका नाम था हिजाम इराबोट। तो हिजाम इराबोट जो थे वो शुरू से ही मणिपुर को एक अपना अलग स्टेट बनाना चाह रहे थे। उनके ऊपर कई बार कानून तोड़ने का मुकदमा लगा, और अंततः हिजाम इराबोट 1950 में म्यांमार चले गए, और कुछ दिन बाद वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि अधिक दिनों तक मणिपुर में वो नहीं रहे, और अधिक दिनों तक आंदोलन को सक्रिय रूप से चला नहीं पाए, लेकिन एक आंदोलन का जो शुरुआत है और बीज बोना होता है ना, तो वो मणिपुर में आंदोलन का बीज बो दिए थे। वे लोगों के भीतर इस चीज़ को बता दिए थे कि आपको लड़ना है अपने राज्य के लिए। आई बात समझ में। अब देखिए, 1964 में अलगाववादी गुट UNLF, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष अरबम समरेंद्र थे। इसका लक्ष्य था कि मणिपुर की संप्रभुता को दोबारा हासिल करना। 1968 में क्रांतिकारी मणिपुर सरकार का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य एक समानांतर सरकार का कार्य करना था। बाद में समाजवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए राज्य में अन्य अलगाववादी गुट भी उभरकर सामने आए। अलगाववादी मतलब जो सरकार की बातों को नहीं मानते हैं, जो संविधान का नियम को नहीं मानते हैं। उदाहरण के तौर पर पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कॉलिंगपाक, पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA, और कालिंगपंग कम्युनिस्ट पार्टी KCP, जिनका गठन 1977 में, 78 में और 80 में किया गया। ये सभी जो जितने भी संगठन है, ठीक है, ये PLA है, KCP है, उसके बाद आपका प्रीपक है। तो प्रीपक मतलब ये पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कालिंगपोंग। तो ये जितने भी पार्टियां हैं ना, संगठन है, ये सभी अलगाववादी संगठन है, यानी सरकार के अगेंस्ट में काम करती है। और बता दूं आपको, चीन से और पाकिस्तान से इनको फंडिंग मिलती है बहुत ज़्यादा। और मणिपुर में अफीम की खेती बहुत धड़ल्ले से होती है, और जो इलीगल अफीम होता है ना, उसका भी खेती इनके द्वारा किया जाता रहा है अक्सर। तो अब चीन से इनको समर्थन मिलता है कि आप जो है मणिपुर को एक अलग ये करो। चीन का ये सपना है कि मणिपुर को भारत से अलग करेंगे, इंडिया में मिलाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में को अलग करेंगे, चीन से मिलाएंगे। तो ये सभी जो है चीन का क्या धरा है, ये बात जान लीजिए आप। आई बात समझ में। चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे, मणिपुर को पढ़ लिया, अब फिर पढ़ेंगे मिजो विद्रोह, यानी मिजोरम में जो विद्रोह हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मिजोरम में मिजो विद्रोह की शुरुआत वर्ष 1960 में हुई थी, जब मिजो नेशनल फेमिन फ्रंट MNF का गठन हुआ। इसका नेतृत्व लाल डेंगा ने किया, जिसका मकसद मिजो गांवों में मोतम यानी अकाल से राहत प्रदान करना था। देखिए, 1960 के दशक में जो है ना, मिजोरम के पहाड़ी क्षेत्रों में भयंकर अकाल पड़ा था, ठीक है, जिसके कारण जो है ना लोग बहुत मर गए, बहुत बच्चे मर गए, बहुत लोग मर गए। उस समय जो है असम बहुत बड़ा स्टेट था, असम ने भी, ठीक है, असम मिजोरम का हिस्सा था। अब असम की सरकार ने और देश के केंद्र सरकार ने जो है मिजोरम के इस अकाल को अनदेखा किया, उनके समस्याओं का समाधान नहीं किया।
इसके कारण जो है मिजो लोगों को बहुत दर्द पहुंचा, बहुत ठेस पहुंचा उन्हें, ठीक है, कि हमारे साथ जो है ना एक अलग तरह का व्यवहार किया जा रहा है, हम अकाल से मर रहे हैं, हमें खाना चाहिए, असम की सरकार और केंद्र सरकार हमें खाना नहीं दे रही है। बहुत अन्याय हुआ उनके साथ। तत्कालीन सरकार ने काफ़ी ख़राब काम किए थे उस दौर के सरकार, उस दौर के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। 1961 में अकाल तो किस तरह समाप्त हो गया, और अकाल समाप्त होने के बाद लालडेंगा ने, ठीक है, अपनी पार्टी को, जो उनका जो विद्रोही पार्टी था उसको क्या किया, एक अलग राजनीतिक पार्टी में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं अब हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो उसके बाद पहले जो इसका पार्टी का जो नाम था, ठीक है, मिजो नेशनल फेमिन फ्रंट, तो इनमें इस पर फेमिन, ठीक है, फेमिन नाम को हटा दिया गया। आई बात समझ में? और उसका पार्टी का नाम हो गया मिजो नेशनल फ्रंट। 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने मिजो राज्य के गठन के लिए ज़बरदस्त आंदोलन छेड़ा, और CRPF और उनके बीच में, सुरक्षा बलों के बीच में और उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा हिंसात्मक झड़प हुई। कई पुलिस वाले मर गए, कई मिजो लोग मर गए। इस बात को देखते हुए 1976 में कलकत्ता में भारत सरकार और जो है लालडेंगा की जो पार्टी थी, वो दोनों के बीच में समझौता हुआ, और इसके बाद में हिंसा में कमी आई। उसके कुछ दिन बाद 1986 में मिजोरम समझौता हुआ, वो भारत सरकार और जो लालडेंगा था उनके बीच में हुआ था, ठीक है। लास्ट में अंततः फरवरी 1987 में मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना, और इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? लालडेंगा। आई बात समझ में? तो मिजो समझौता भारतीय इतिहास का सबसे सफल राजनीतिक समझौता भी माना जाता है। इस प्रकार मिजो विद्रोह स्ट्रोक ऑफ पेन द्वारा समाप्त कर दिया गया। जो समझौता हुआ था ना, उस समझौते का नाम था स्ट्रोक ऑफ पेन। आई बात समझ में? तो यह था मिजो विद्रोह। आगे हम पढ़ेंगे पंजाब में विद्रोह के बारे में। देखिए, पंजाब में विद्रोह के बारे में आप सभी जानते होंगे। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे पहले आपको बता दूँ। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में आपने सुना होगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार खालिस्तानियों को मारने के लिए शुरू किया गया था। खालिस्तान के कुछ आतंकवादी स्वर्ण मंदिर में घुस गए थे, ठीक है, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में कुछ खालिस्तानी आतंकवादी घुस गए थे। उन्हें वहाँ से निकालने के लिए और मारने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था। अब जो है इसमें एक बहुत ही अच्छा टर्म आएगा, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जी ने एक अपनी निर्णायक भूमिका निभाई थी इस ऑपरेशन में। वे जासूस बनकर, ठीक है, जासूस तो वो थे ही, तो वो खालिस्तानी आतंकवादी बनकर वहाँ पर चले गए। मतलब उन आतंकवादियों के साथ वो कुछ दिन रहे, और अंदर में कितने लोग हैं, उनके पास कितने हथियार हैं, क्या क्या हथियार है, उनका क्या प्लानिंग है सरकार के अगेंस्ट, वो सभी बातें वहाँ से निकल कर आके सरकार को उन्होंने बता दिया। तो ये उनका रोल था, किनका? अजीत डोभाल का। और अजीत डोभाल की इस इन्फॉर्मेशन के कारण ही जो है हमारे सुरक्षा बल जो है, हमारी जो आर्मी है, सेना है, वो अमृतसर मंदिर में घुसती है और सभी खालिस्तानियों को मार देती है। आई बात समझ में? अब ये खालिस्तान का आंदोलन शुरू क्यों हुआ था? देखिए, ये खालिस्तान एक कॉन्सेप्ट है। खालिस्तान की हम लोग पंजाब को तोड़कर खालिस्तान एक अलग देश बनाएंगे, और ये विद्रोह जो है 1970 में शुरू हुआ था। तो इसके जो मतलब कि इस आंदोलन जो उसको शुरू किया था, उनका नाम था विंडारा वाले। ये पाकिस्तान द्वारा शुरू किया गया ये टर्म है, ठीक है। पाकिस्तान गवर्नमेंट को फंडिंग करती है खालिस्तानियों को, पाकिस्तान और चाइना का। तो ये पूरा का पूरा ये था। अब जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारते हैं खालिस्तानियों को। अब इसका बदला लेने के लिए खालिस्तानी समर्थक जो इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड थे, वे 1984 में इंदिरा गांधी को वो मार देते हैं। आई बात समझ में? तो ये था पंजाब का आंदोलन। पंजाब में आंदोलन का एक ही मकसद था कि पंजाब को अलग करना और खालिस्तान का निर्माण करना। कुछ दिन पहले भी जो शुरू हुआ था खालिस्तानी मूवमेंट। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए आगे, अब हम देखेंगे नक्सल प्रभावित क्षेत्र। देखिए, इसके बारे में मैंने काफ़ी चर्चाएं की है, इसलिए कुछ चीज़ों को मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, भारत में नक्सली मूवमेंट आया कब? देखिए, भारत में नक्सली मूवमेंट को या फिर नक्सलिज्म को लाने वाले दो लोग थे। पहला चारू मजुमदार और कानू सान्याल। चारू मजुमदार और कानू सान्याल चीन के द्वारा जो है फंडेड थे। चीन से उनकी मतलब बातें होती थी, वे चीन जाते थे, और भारत में कम्युनिस्ट विचारधारा को लाने वाले यही दो लोग थे। आई बात समझ में? भारत में उनको लाने वाला, उन्हें नक्सलिज्म को शुरू करने वाले यही लोग थे, और मार्क्सवादी विचारधारा को भारत में लाने वाले भी यही लोग थे। भारत में कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़
उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इन राज्यों में जो है ना माओवादी विद्रोह बहुत ज़्यादा हुआ है, यानी नक्सल प्रभावित क्षेत्र, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। अब देखिए इनका विद्रोह क्यों, इनका विद्रोह देखिए ये जो है ना ये वामपंथ है, ये वामपंथियों से प्रेरित एक अपना उनका खुद का एक विंग है। नक्सलाइट लोग देखते हैं, कहते हैं लाल सलाम लाल सलाम, देखते हैं ना मूवी वगैरह में लाल सलाम बोलते हैं, तो ये उनका नारा है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वामपंथी कौन है। कन्हैया कुमार जो जेएनयू में नारे लगाए थे, ठीक है, वो पहले कम्युनिस्ट पार्टी में थे, यानी वो पहले वामपंथी थे। तो नक्सल जो होते हैं ना वो भी उसी पार्टी से हैं, सेम पार्टी से हैं। इनका काम है चुनाव लड़ना और उनका काम है बंदूक से लड़ना, दोनों है एक ही चीज़, एक ही टर्म है, ठीक है, एक पूरब है एक पश्चिम है, ये बात जान लीजिए, एक ही चीज़ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सोचिए कि कन्हैया कुमार जब वामपंथ में थे तो उनके नक्सलाइट लोगों से बातें होती होंगी, बिल्कुल होती होंगी भाई, ठीक है। नक्सली लोग क्या कहते हैं कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं सरकार के विरोध में। आप किस चीज़ का आंदोलन भाई, आंदोलन उस चीज़ का, उनका यह सोच है कि पूंजीवादी सरकार को हम धराशायी करेंगे। वामपंथियों का सोच है ये, वामपंथ क्या चाहते हैं कि एक ऐसा राज्य हम बनाएंगे जिसमें सभी बराबर रहे, किसी के पास अधिक पैसा ना रहे। जमींदार के पास जैसे 100 बीघे की ज़मीन है, ऐसा बिल्कुल ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो, ठीक है, सब वो ज़मीन जो है बराबर भागों में बांट दिया जाए। तो इसीलिए ना बंगाल में जब कम्युनिस्ट का वामपंथ का जब सरकार बना, आई बात समझ में, ज्योति बसु जब बने बंगाल में मुख्यमंत्री, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले जिन लोगों के पास, जिन बंगालियों के पास बहुत ज़मीन थी, 100 बीघा 150 बीघा, उन सभी को क्या कहा कि आपको इतना बीघे ज़मीन रखने का परमिशन नहीं है, ठीक है, आप 60 बीघा ज़मीन ही रख सकते हो, बाकी का जो ज़मीन है वो आपको सरकार को देना होगा। और सरकार ने उस ज़मीन को लेकर क्या किया, जो गरीब थे, जो मजदूर थे, उनको दिया। आई बात समझ में। तो वामपंथ का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इसी पर आधारित है। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बारे में यही है। कुछ दिन पहले हमारे झारखंड में गिरिडीह के पास जो है बहुत ज़्यादा नक्सली लोग का उत्पात बढ़ा और हमारे 2 जवान जो है वहाँ पे शहीद हो गए। और एक जो जवान थे ना, तो वो मेरे थाना क्षेत्र के प्रभारी भी रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए हैं। तो बहुत दुख पहुंचा था क्योंकि उनसे मैं बातें भी करता था, मेरे ही थाना में वो दरोगा के पोस्ट पर थे और उसी मुठभेड़ में जो है वो शहीद हो गए। तो काफ़ी बुरी चीज़ है ये नक्सलिज़म, ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट काफ़ी गलत है। गांव में वो स्कूल नहीं बनने दे रहे हैं, गांव में वो विकास नहीं करने दे रहे हैं, गांव में रोड नहीं बनने दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करने दे रहे हैं, और क्या कहते हैं कि हम लोग मजदूरों के बारे में सोचते हैं, किसानों के बारे में सोचते हैं। ऐसी बात नहीं है। सभी चीज़ें, ये सब चीज़ें भारत को जलाने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए चीन द्वारा फंडिंग की जाती है इन सभी चीज़ों को। तो इसी के साथ चैप्टर होता है ख़त्म। और ये चैप्टर कैसा लगा, थोड़ा बड़ा चैप्टर है क्योंकि आंदोलन के बारे में हमने जाना पढ़ा। और देखिए छोड़ना अगर मैं होता तो मैं छोड़ चुका होता, लेकिन ये सभी चीज़ें आपको जाननी चाहिए क्योंकि अगर एक चीज़ में अगर छोड़ दूंगा ना तो फिर बाद में आपको समझ में नहीं आएगा, एग्ज़ाम में आप लिख नहीं पाओगे। इसलिए एक एक चीज़ को पढ़ाना, बताना, समझाना काफ़ी ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आई है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अलग राज्य की मांग के लिए आंदोलन, यानी अलग अलग राज्य की मांग के लिए जितने भी आंदोलन हुए थे वे आंदोलन। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।